आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस का पार्ट 2। इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, applications of differential thermal analysis. We will also discuss some limitations of differential thermal analysis. पार्ट 1 में हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन और बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट। लेट्स सी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। If we see the instrumentation of differential thermal analysis, various types of instruments are commercially available. ये differ करते हैं with respect to the following parameters such as temperature range, sample size, precision, convenience और cost के basis पर। Dear students, अगर हम देखें अपने डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसमें आता है सैम्पल होल्डर, सेंसर, फर्नेस, डीसी एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है दैट इज़ द सैम्पल होल्डर, यानी जिसमें हम अपना सैम्पल प्लेस करते हैं। ये किसी भी कोई भी कंटेनर हो सकता है जो कि एलुमिना, फ्यूज क्वार्ट्ज, बोरोसिलिकेट, ग्लास, जिरकोनिया या स्टेनलेस स्टील से मिलकर बना होता है। सम टाइम प्लाटिनम, निकल और ग्रेफाइट से मिलकर भी बने होते हैं ये हमारे सैम्पल होल्डर या फिर हमारे रेफरेंस कंटेनर्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरह का सैम्पल होल्डर यूज़ करना चाहिए, यानी वो किस चीज़ से मिलकर बना हो? तो ये डिपेंड करता है हमारे सैंपल पर, यानी हमारे सैंपल का टेम्परेचर क्या है। जो सैंपल हम स्टडी कर रहे हैं उसका टेम्परेचर रेंज क्या हो सकता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो सकती है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हमें उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हमारे सैंपल की नेचर कैसी है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो क्या वो रिएक्ट तो नहीं कर सकता हमारे होल्डर के साथ। सो इससे क्या होता है कि हमारा जो सैंपल मटेरियल है वो जैसे ही मतलब हम उसे हमने रखा होता है सैंपल कंटेनर या सैंपल होल्डर में, तो जैसे ही हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो फ़ौरन से क्या करते हैं, सैंपल मटेरियल और जो हमारा सैंपल होल्डर होता है वो आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिलते। तो ये हमारे जो सैंपल है या फिर हमारा जो रेफरेंस मटेरियल है उसकी जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का सैंपल होल्डर यूज़ करना है। So there is no chemical reaction between the sample and holder during the pyrolysis. When a number of samples are to be used, then multiple sample holders are used. सेकेंड नंबर पे आता है हमारा सेंसर। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होने वाली डिवाइस है एज अ सेंसर दैट इज़ थर्मोकपल। उसके अलावा वेरियस टाइप्स के थर्मिस्टर्स, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ये भी हमें सेंसिंग के पर्पज़ के लिए अवेलेबल हैं। There are other factors on which the selection of this device is dependent. For example, maximum temperature, desired sensitivity, or DC amplifier and reactivity of the sample. For example, हमारा जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी हमारे सैंपल की जो रेंज है ना वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो उसके लिए हमें कैसा सेंसर यूज़ करना चाहिए? तो टेम्परेचर अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हम प्लाटिनम कपल को यूज़ करेंगे, ये बहुत ही सूटेबल होता है। एंड फॉर लोअर टेम्परेचर अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर पेयर इज़ रेकमेंडेड। एंड फॉर कॉमन पर्पसेज अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड क्रोमल एलोमल पेयर इज़ द बेस्ट सिलेक्शन। Number 3 is the furnace. My dear students, furnace is the very important component of differential thermal analysis instrument. फर्नेस क्या करता है? ये हीट प्रोवाइड करता है हमारे सैंपल और रेफरेंस मटेरियल को। बेसिकली ये एक एलुमिना से मिलकर बना हुआ एक ब्लॉक होता है जिसमें सैंपल और रेफरेंस सेल को रखा जाता है। फर्नेस की जो टेम्परेचर रेंज होती है नॉर्मली 190 to 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, नोट कर लीजिए। और इस फर्नेस को कैसे हीट किया जाता है? इस फर्नेस को इंफ्रारेड रेडिएशंस से हीट किया जाता है। कॉइल ट्यूबिंग, हाई फ्रिक्वेंसी RF ऑसिलेटर एंड ट्यूब containing heated or cooled liquid or gas is circulated.
Number 4 is the recorder. Strip chart recorder or gravimetric recorder or any XY recorder is used for recording the amplified signal as a function of time or temperature. यानी strip chart recorder या फिर gravimetric recorders को यूज़ किया जाता है in differential thermal analysis। और यहाँ पर जो हमें results मिलते हैं वो in the form of peaks मिलते हैं। ये peaks क्या होती हैं? ये temperature versus टाइम की बेसिस पर ये पीक्स हमें मिलती हैं, जिन्हें आमतौर पर थर्मोग्राम्स भी कहा जाता है। ग्राफ कैसे होता है ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से बताया था डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाकर उसे देखिए, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आने वाला। नेक्स्ट है जी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। If we see the applications of differential thermal analysis, dear students, differential thermal analysis have huge applications in the field of mineralogy, ceramics and metallurgy. Dear students, it is used in many other fields such as composition of mixed clays can be identified। यानी mixed clays की जो composition होती है उसके identification के लिए differential thermal analysis को use किया जाता है। It is used to check the thermal stability of compound। किसी भी compound की thermal stability क्या है ये find करने के लिए मुख्तलिफ solid phase जो reactions होते हैं उनकी investigation के लिए qualitative, quantitative identification of minerals, डिटेक्शन ऑफ एनी मिनरल इन द सैम्पल। किसी भी सैम्पल में अगर कोई मिनरल मौजूद है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। Differential thermal analysis is useful for the characterization of polymeric material in the light of identification of thermophysical, thermomechanical, thermochemical and thermoelastic changes or transitions. So dear students, बहुत सारी applications हैं। It can be used to distinguish between the raw material easily and quickly if small change in material is noticed। अगर ज़रा सा भी हमें माइन्यूट सा भी चेंज फील होता है अपने रॉ मटेरियल में तो उसकी फ़ौरन से ट्रीटमेंट कर ली जाती है और उससे मॉडिफाई कर लिया जाता है। यही बात है डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस या फिर थर्मल एनालिटिकल की कोई भी दूसरी टेक्निक्स जो हैं उनके बगैर हमारा जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो इम्पॉसिबल है जब तक हमें अपने रॉ मटेरियल की जो केमिकल कंपोजिशन है, उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, उसका अगर हमें अंदाज़ा नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते और अपनी इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है वो नहीं कर सकते। DTA curves are used to identify the polymers, oils and fats, coordination compounds, lubricating grease, proteins, amino acids, carbohydrates, metals and non-metal oxide, metal salts, कोल एंड लिग्नाइट। इसी तरह बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारे कंपाउंड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। नेक्स्ट है जी इसकी लिमिटेशंस। तो जहाँ पर एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस की। द फर्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर चेंज मेजर बाय डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस इज़ नॉट सो एक्यूरेट। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्वान्टिटेटिवली। यानी बिल्कुल अगर ज़रा सा भी कोई टेम्परेचर में चेंज आता है तो उसे क्वांटिटेटिवली हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस की हेल्प से स्टडी नहीं कर सकते। ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सैम्पल एंड रेफरेंस इट इज़ लेस सेंसिटिव टू इम्प्रूव दिस लिमिटेशन रिक्वायर चेंज इन मैथडोलॉजी। सो दीज वर सम लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर आप मज़ीद इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिएगा। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।